नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं हूँ भारती कुमारी। आज आप सबको सुना रही हूँ फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखी हुई एक कहानी अतिथि सत्कार। ये मूलतः एक हास्य व्यंग्य वाली रचना है। भला आदमी मंदाक्रांता गति से बातें कर रहा था, गा गा कर बोलता हो मानो। मैंने बाधा डालते हुए पूछा था, किंतु प्रधान अतिथि क्यों? उनकी मंद मुस्कुराहट जरा भी मंद नहीं हुई। उन्होंने मेरे इस सवाल के पीछे सवाल को समझकर मेरा मुंह बंद कर दिया। वो बोले, जी सभापतित्व तो हमारी तोच्छ संस्था में बस सभापति ही कर सकते हैं। यूँ तो हमारी उत्कट अभिलाषा तो थी। मैंने ये पहले ही लक्ष्य कर लिया था कि भले आदमी तो का अति उदार भाव से यत्र तत्र व्यवहार तो करते ही हैं, एक समय भी तो आता है जहां पहुंचकर श्रीमान एक विनीत मुद्रा बनाकर हाथ मलने लगते हैं। उनका ये हाथ मलना मुझे पहले अच्छा नहीं लगा, अब उनका ये कर्म भला ही जचने लगा। बाद में देखा कि श्रीमान विनीत मुद्रा से एक सप्तक आगे तक भी जा सकते हैं। हाथ मलते हुए खीसे निपोर कर पान सुरती रंजित बत्ती सी दिखाकर पहाड़ को भी पिघला सकते हैं। एक बार उन्होंने मुझे जीत लिया। मैंने पूछा, तो अभिलाषा थी कि आपके कर कमलों से अपनी तोच्छ संस्था का उद्घाटन करवाया जाए, किंतु उसके लिए तो पहले से आदमी तय था। मैंने टोका, आप बार बार तोच्छ संस्था क्यों कहते हैं? जी नाम ही तोच्छ संस्था है। वो फिर हाथ मलने लगे। इस बार हाथ मलते समय उनका मुखमंडल गंभीर हो गया। मुझे अचरज में थोड़ी देर तक पड़ा रहने दिया। फिर उन्होंने रहस्योद्घाटन किया। जी तो का अर्थ हुआ तोतापुर और छ का अर्थ हुआ लच्छी बाबू के नाम का एक मात्राहीन संयुक्ताक्षर, तो दोनों मिलाकर हुआ तोच्छ। तो अच्छा, ये लच्छी बाबू कौन है? जी मैंने तो पहले ही अर्ज किया था, वह हैं हमारी संस्था के एकमात्र संस्थापक संचालक सभापति। ओ, और तोच्छ संस्था नामकरण भी? हाँ, जी हाँ। तो ऐसा नाम भला हमारी तुच्छ बुद्धि में कहाँ से पनपेगा? मुझे उत्सुक देख कर वो हर्षित हुए। बोले, हमारे लच्छी बाबू उच्च कोटि के कल्चर जीवी व्यक्ति हैं। सुखी संपन्न तो हैं ही, उनकी रुचि संपन्नता का ही एक परिपक्व फल है ये तोच्छ संस्था। अब इस संस्था के उच्च और पावन उद्देश्य पूछकर भले आदमी को छोटा करने का जी नहीं हुआ। फिर भी पूछा, आपकी संस्था में क्या होता क्या है? जी सब कुछ, कुश्ती दंगल से लेकर संगीत और कवि दरबार तक। तो कहा ना, हमारे अनुमंडल और प्रमंडल में जितने ग्राम हैं उसमें सर्वोपरि है हमारा ग्राम तोतापुर। अखबार में बराबर खबर छपती रहती है। इसके बाद विनीत मुद्रा सह हाथ मलने की प्रक्रिया। मेरी इच्छा इनकी बत्ती सी देखने की अब तनिक भी नहीं थी, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न बहुत देर से पांखें फड़फड़ा रहा था, तो पूछ लिया, क्या तोतापुर में बहुत तोते होते हैं? जी तोते तो मैंने उन्हें समझाया, प्रधान अतिथि वगैरह का झंझट बखेड़ा हटाइए, मैं यूं ही आ जाऊंगा। जी यूं ही आऊंगा माने? हम तोतापुर वाले अपने प्रधान अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। हालांकि स्टेशन से हमारा गांव 20-22 मील दूर है, रास्ते में 5-5 नदियां हैं, फिर भी आप देखिएगा तो कहिएगा कि तोतापुर आखिर तोतापुर है। चलते चलते अंतिम अस्त्र का प्रयोग करके देख लिया भले आदमी ने। बोले, तो देहात में और कुछ शुद्ध मिले न मिले, भोजन आदि की सामग्री आपको प्योर विशुद्ध मिलेगी। आंखों के आगे देहाती दूध पर पड़ी मोटी मलाई, रबड़ी, दही और घी की नदी उमड़ने लगी। मैंने भी वचन दे दिया। मैंने कहा, आप तो देखते ही हैं मैं यूं ही बातें करने में भी तुतलाता हूँ। भाषण देने को कहिएगा तो बोली ही बंद हो जाएगी। अरे तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करिए। क्या कहता है ये आदमी, मेरी बोली बंद हो जाएगी और मैं कोई चिंता ही ना करूं? उन्होंने उठते समय एक मुद्रा बनाई जिसका यही अर्थ हो सकता है कि बोली बंद हो जाएगी तो बोली का इंतजाम भी है, सब इंतजाम है।
फिर बोले, तो आज्ञा दीजिए, अब जरा लाउडस्पीकर वाले के यहाँ जाना है। तो निश्चित तिथि को मैंने चुपचाप तोतापुर के लिए प्रस्थान कर दिया। तोतापुर जाने के लिए सेमलवन स्टेशन पर टिकट कटाना पड़ता है। अचरज की बात, तोच्छ संस्था, कल्चर जीवी लच्छी बाबू, तोतापुर और सेमलवन। सेमलवन स्टेशन छोटा सा गंवई स्टेशन है जहाँ गाड़ी मानो बहुत अनिच्छा से ठहरती है। मेरे हाथ में तो मात्र झोली थी, किंतु उस लाउडस्पीकर वाले के हाथ में बहुत कुछ लटकन झटकन सामान था। भोपा उतार कर गाड़ी पर चढ़ा तो फिर उतर नहीं सका। चलती हुई गाड़ी से बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों के साथ कैसे उतरता। उसने तार स्वर में मुझसे कुछ कहा। मैं समझ गया कि भोपे की निगरानी के लिए कह गया और ये कि लौटती गाड़ी से वो वापस आ रहा है। सेमलवन स्टेशन पर कुछ नहीं दिखलाई पड़ा, न गाड़ी, न घोड़ा, न साइकिल। बार बार उस व्यक्ति की बातें तोकार के साथ ध्वनित होने लगी। तो अपने प्रधान अतिथि का यथोचित आदर करना हम तोतापुरी जानते हैं। स्टेशन पर कोई कुली नहीं। एक व्यक्ति पर जरा संदेह हुआ और शायद मन ही मन पुकारा, कुली। वो आदमी तमक कर खड़ा हो गया, आंखें तरेर कर बोला, क्या बोला? मैंने तत्परता से परिस्थिति को संभाल लिया। जी, आपसे मिलकर धन्य हो गया, कहिए आपकी क्या सेवा करूं? वो आदमी भी तुरंत तैश में आ गया। बोला, यहाँ कोई भी कुली का काम नहीं करता, लेकिन ऐसे कहिए तो 10 कोस तक अपने माथे पर सामान ढोकर ले जाएंगे यहाँ के लोग। लाइए झोली इधर। और ये ससुर भोपा भारी ही कितना होगा। 10 कोस तक ढोकर ले जाने वाला बंधु मिल गया। धन्य तो पहले ही हुआ, अब पुलकित भी होने लगा रह रहकर। स्टेशन से कुछ दूर कई झोपड़े थे। मेरे बंधु का घर इन झोपड़ों के उस पार है। घर के नाम पर एक मड़ैया, जोरू जाता कुछ नहीं। मड़ैया के सामने बांस का मचान। भोपा देखते ही गांव के सब बच्चे पीछे लग गए और अनुनय करने लगे। बाजा बजाइए, बजाइए ना बाजा, ए बाजा वाला। मैंने उन्हें सच्ची बात बता दी। बजने वाली चीज पीछे ही रह गई है, आएगी तो बाजा बजेगा। अब लेकिन ये सतयुग तो है नहीं, बच्चों ने विश्वास ही नहीं किया। बहरहाल बच्चों का रटना भी जारी रहा और हम लोगों का चलना भी। अचरज हुआ, इन 12-13 झोपड़ों में ही इतने बच्चे। सबसे आगे भोपे को कंधे पर लादे मेरा बंधु, उसके पीछे मैं और मेरे पीछे बच्चों का हुजूम। मुझे पाइड पापर ऑफ हैमलिन की याद आई। एक सबसे छोटे नंग धड़ंग बालक ने तो बजाबता धमकी भी दी, ए बाजा बाला, बाजा बजा। बच्चों के बाद अब औरतों की बारी आई। मुझसे नहीं, मेरे बंधु से ही वे बातें कर रही थी, लेकिन बातें कर रही थी मेरे ही बारे में, इस बाजे के संबंध में। वे अपनी ही बोली बोल रही थी, उसका हिंदी अनुवाद अक्षरशः नहीं लिख सकता। भावार्थ यही था, अरे धन्नू, इस मुड़ी काट बाजे वाले को कहाँ से बजा लाया? दूसरे ने कहा, यह सुथना वाला दवाई बूटी भी बेचता है क्या? एक बोली, अरे ये तो बीड़ी वाला है, बाजा बजावेगा फिर बीड़ी लुटावेगा। अब इसके बाद बाजा और बीड़ी दोनों की सम्मिलित मांगों के नारे बुलंद होने लगे। बीड़ी लुटाओ, बाजा बजाओ, बीड़ी लुटाओ, बाजा बजाओ। मैं अपने मित्र धनु की शरण में था, इसलिए उसने 2-3 उच्च स्तर की गालियां देकर बच्चों को भगाने की चेष्टा की। नतीजा उल्टा हो गया। झगड़ा खड़ा हुआ, और ऐसा झगड़ा जिसमें एक साथ दर्जनों औरतें दल बांधकर भाग ले रही हों, खुले गले से। झगड़े में तेरे बाजे वाले को लक्ष्य करके कितनी ही फूहड़ गालियां बरसाई गई। बच्चों ने भोपे पर कंकड़ी फेंक फेंक कर नारे लगाने शुरू कर दिए, बीड़ी लुटाओ, बाजा बजाओ, बीड़ी लुटाओ, बाजा बजाओ। लुटाने के लिए तो क्या, मेरे पास पीने के लिए भी बीड़ी नहीं थी। धन्नू को बीड़ी के लिए पैसे देते हुए कहा, धन्नू जी बीड़ी खरीद कर लुटा दीजिए। इसी समय गांव के पूरब एक भैंसागाड़ी दृष्टिगोचर हुई। सभी की आंखें भैंसागाड़ी की ओर मुड़ी। गाड़ी करीब आती गई। गाड़ी पर आधे दर्जन से ज्यादा लोग और उससे ज्यादा लाठियां दिखलाई पड़ी। बैठे हुए लोगों में एक परिचित मुखड़े पर दृष्टि पड़ी, मन प्रसन्न हो गया। लेकिन भैंसागाड़ी,
वो भी बिना नाथ के। गाड़ी रुकी, सब उतरे, सभी तोतापुरी ही थे। सभी के ओंठ पान से लालम लाल, सभी के हाथ तेल पीकर लाल हुई लाठियां। मैंने मुस्कुराते हुए कुछ कहा, किंतु तोच्च संस्था के प्रतिनिधि की हैसियत से जो मुझे निमंत्रण देने आए थे, उन्होंने मुझे नमस्कार तक नहीं किया। देखा उनकी छाती पर स्वागत उपमंत्री का बिल्ला लटका हुआ है और सबसे ज्यादा लटका हुआ था उनका मुंह। एक ने स्वागत उपमंत्री से पूछा, यही है? स्वागत उपमंत्री ने कहा, है तो यही। मेरी बुद्धि में कोई भी बात समा नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्यों, इसी भैंसा गाड़ी पर ही जाना होगा? तो स्वागत उपमंत्री ने कहा, कहाँ जाना होगा? अभी तो कहाँ जाना होगा? क्या कहता है ये भला आदमी? कहाँ गई इनकी वो विनीत मुद्राएं? इनकी बत्तीसी आज कटकटा क्यों रही है? उन्होंने अपने दल के सरगना से कुछ कहा। सरगना आगे बढ़ाया मेरे पास, मुझसे पूछा, आपका नाम? मैं हैरान। धनु की मड़ैया के पास गांव भर के लोग आकर जमा होने लगे। बाजा चुराकर भागने वाला पकड़ा गया है रे, ये तो बाजा चोर है, चोर, बाजा चोर। स्वागत उपमंत्री ने विषन्न मुद्रा में कहा, तो बता दीजिए नाम छिपाने का क्या मतलब? तोतापुरी गाड़ीवान ने ऊंची आवाज में कहा, अरे नाम धाम पूछकर क्या होगा? जब यही आदमी है तो लगाइए ना हाथ, देरी का है। सभी तोतापुरियों ने लाठी तान ली। मैंने अपना नाम बताया। सरगना ने कहा, तो वहां जो कल से ही प्रधान अतिथि बनकर पुजा रहा है वो कौन है? माने? मेरे मुंह से बरबस निकला। जी हाँ, उसका भी वही नाम है जो आपका है और वो कल ही पहुंच चुका है। मैंने स्वागत उपमंत्री की ओर देखा। वो बोले, तो कहिए आपने पहले ही दिन उसी दिन क्यों ना बतला दिया कि आप असली आप नहीं हैं? आप भी साहित्यिक, वो पहुंचा हुआ आदमी भी साहित्यिक। असल नकल का क्या प्रमाण, क्या पहचान? मैंने कहा, मैं तुतलाता हूं। वो भी तुतलाता है। तोतापुरी सरगना ने आपस में तोतापुरी बोली में ही बातें की। गजब का नकल उतारा है। कुर्ता पजामा से लेकर बुलबुली बाबरी तक हूबहू इसी की तरह। सरगना बोला, देखिए साहब, आपने हमारी तोच्छ संस्था के साथ धोखेबाजी की है, गद्दारी की है, हमारे प्रतिनिधि को फुसलाकर गुमराह किया है। चलिए, असली प्रधान अतिथि 10 को जमीन पर आकर बैठा है मिट्टी लगाकर, वही असल नकल की पहचान होगी। सरगना ने मेरा हाथ पकड़कर उठाया। मेरी तो बोली ही बंद हो गई। लगा हाथ उकड़कर अलग हो गया है देह से। मैंने कलेजा मजबूत करके कहा, मुझे कोई पहचान नहीं करवानी है, मैं वापस जा रहा हूं। सभी तोतापुरियों ने हुंकार भरकर कहा, क्या वापस? तो वापस भी नहीं जाने देंगे? मेरे हाथ के तोते उड़ गए। सरगना ने कहा, मैंने कहा ना, वही आदमी असली है, 10 कोस आगे बढ़ाया है, देह में मिट्टी लगाकर बैठा है। तो कुश्ती? नहीं तो और क्या, देहाती समझकर ठगने चले थे हमें? मेरी कलाई रह रह कर सरगना की पकड़ में करमड़ा रही थी। मैंने कहा, कोई जबरदस्ती है, मुझे जाने दीजिए। गांव वालों ने कहा, भागने ना का पावे, पकड़े रहो इसको। स्वागत उपमंत्री ने कहा, तो मैंने कहा था ना, हमारा तोतापुर अनुमंडल और प्रमंडल के गांवों में सर्वोपरि है। बराबर अखबार में खबर छपती रहती है कि तोतापुर के पास दिन दहाड़े हत्या। आखिरकार अंत में बहुत मुश्किल से समझौता हुआ। लंबी कहानी है, क्या कीजिएगा किसी के बेपानी होने की कहानी सुनकर। 25 रुपये 13 आने बतौर हर्जाने के अदा करने का हुक्म हुआ। मेरे पास सिर्फ 20 थे। एक तोतापुरी के पैर में मेरा नया जूता आ गया, वो वही ले गया। गांव के सरगना ने हल्ला मचाना शुरू किया। वाह वाह, जिस गांव में चोर पकड़ा वहां के लोगों को कुछ नहीं छोड़ेंगे आसामी को, अरे पकड़ो रे। सरगना ने धन्नू के हाथ से मेरी झोली ले ली। तोतापुरियों ने जाते जाते लाठी दिखलाकर चेतावनी दी, फिर ऐसा काम मत कीजिएगा। मैंने धन्नू से कहा, स्टेशन तक
सकुशल पहुंचा सकोगे बंधु? धनु ने कहा, ऐसे कहिए तो 10 कोस तक यूं ही पहुंचा दे सकता हूँ, आखिर ससुर भारी ही कितना है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप भारती कुमारी की आवाज़ में सुन रहे थे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी अतिथि सत्कार। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप जुड़े रहिए कथा कस्तूरी से।